जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो बेटा? बढ़िया, अच्छी बात है। स्टार्ट करें? कहाँ पर चल रहे थे बेटे? लिखवाने हैं अभी? अरे चलो लिखो, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6। ये ब्रह्मास्त्र लिख लो आप लोग, ठीक है? देखो बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I 1/+I। क्या बेटा? हाँ तो मैं सही चल रहा हूँ, मैंने देख लिया। आप अपना दिमाग मत लगाओ, मैंने देख लिया हो। वो जो अपन ने लिखा था ना बेटा, वो एक्चुअली इनऑर्गेनिक फिजिकल का पार्ट जो अपने काम आता है वो अपन ने ऐड किया है। अब अपन वहां आ रहे हैं जहाँ ऑर्गेनिक का पार्ट है। समझ रहे हो? वो अपन ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही पूरी कर ली ताकि बाद बाद में दिक्कत ना आए। आप तो ये मानो कि यदि इनऑर्गेनिक फिजिकल अपनी कंप्लीट रहती तो वो अपने को जरूरत नहीं थी। ठीक है बेटा, यहाँ से अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जोड़ेंगे अपन। तो उसके लिए मैं आपको पहले प्रिपरेशन करा रहा हूँ कि अपने को कैसे इनको यूज करना है। ठीक है बेटा, तो वो चीज अपन लिख रहे हैं। देखो, एसिडिक, आप यूं यूं समझो इसको, अभी 1 मिनट में कंसेप्ट भेजे में चल जाएगा। देखो ये प्रोटोन मान लो, ये प्रोटोन है, ठीक है? मैं कार्बन चेन हूँ, ओके। अब एक इमेजिन करो, या कार्बन चेन या ग्रुप जो भी है, पर एक प्रोटोन है जो मुझसे लगा हुआ है। अब इधर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो मुझसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन यदि वो विड्रॉ करेगा बेटा, तो मेरे पास कमी आएगी। तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा हाइड्रोजन को भगाऊंगा कि तू अपने इलेक्ट्रॉन दे जा और भग जा। तो हाइड्रोजन कैसे भगेगा बेटा? प्रोटॉन के फॉर्म में भगेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी यदि साथ में लग गई बेटा, तो इसका मतलब प्रोटॉन का जो रिमूवल है वो इजी हो गया ना। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो -I ग्रुप लगेगा, जितना ज्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट वाला ग्रुप लगेगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। सिंपल सी बात, वहां चल रहे हैं वो। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I और 1/+I। ठीक है? और एक और बात, जो पिछले लेक्चर में अपन ने कुछ डिसाइड किया था कि हर जगह हमें कंजुगेट बेस बनाने की जरूरत नहीं है, और मैं आज आपको प्रूव करूंगा कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये रियलाइज भी होगा कि यहाँ जरूरत पड़ रही है। दोनों चीजें आपको दिमाग में आएगी। ठीक है बेटा? तो जब भी जरूरत पड़े, देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, यस, स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन। पढ़ लिया ना अपन ने? इसका कब यूज करेंगे? जब हमें जरूरत होगी, जब हमें इसकी नीड होगी, तब हम इसका यूज करेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन। अब आप बताओ बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए पहले हम कंजुगेट बेस बनाए। बिल्कुल फ्लो में आ जाओ मस्ती से, ठीक है? आज आई इफेक्ट के इंडिविजुअल क्वेश्चन से आप डाउटलेस हो जाओगे। आई इफेक्ट का कोई भी क्वेश्चन, इंडिविजुअल आई इफेक्ट का, देयर इज नो मिक्सिंग, आर और एच की मिक्सिंग नहीं बेटा। प्योर आई इफेक्ट का कोई भी क्वेश्चन हो, आज आप फ्री हो जाओगे आप। ठीक है? चलो, अब चलो, एसिडिक स्ट्रेंथ अपन को निकालनी है। तो दो सिस्टम है, पहले हम उसका कंजुगेट बेस बनाएं, फिर स्टेबिलिटी चेक करें, और अपन उस पॉइंट पर पहुंच जाएं कि स्टेबिलिटी ऑफ अनायन कंसर्निंग जो एसिड है वो मोर एसिडिक है। जिसका इस अनायन मोर स्टेबल है, जो जिससे बना है वो एसिड मोर एसिडिक है। ये तो अपना वो वाला फंडा था। मैं कह रहा हूं कि आपको जब जरूरत ही नहीं है, सीधा आप इस फॉर्मूले से अपन आंसर ला सकते हैं। तो अपन यूं जाके यूं क्यों है, हम सीधा यूं चले ना बेटा। तो ऑर्गेनिक में आपको यही काम करना है। आपको हर जगह कंजुगेट बेस बनाने की जरूरत नहीं है। अभी आज चलेंगे पूरा आराम से, हर चीज क्लियर होगी। पर पहले समझो, एक तो ये इसकी इसकी जो इसको अपन कब यूज करेंगे? जब हमें जरूरत होगी। जरूरत कब होगी? दो केसेस में। अभी आज जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें दो केसेस में जरूरत होगी। एक तो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि यदि ऑर्गेनिक के साथ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिक्स हो, या फिर अपन को लगे कि दो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड सर ने दिए हैं जिसमें आई इफेक्ट इक्वल है, आई इफेक्ट इक्वल है, तो फिर हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट रह गया। आई इफेक्ट इक्वल है तो फिर तो अपन निकालेंगे किससे? तो फिर अपने कंजुगेट बेस बना के ही जाना पड़ेगा। तो वो दोनों केसेस आपके आ जाएंगे। चलो पहले एक काम करते, बताओ, एक मैं फिजिकल केमिस्ट्री से एक बार और इसको ऐड कर रहा हूँ,
और इसलिए क्योंकि साथ में चल भी रही है और आपको नॉलेज भी है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ यदि किसी कंपाउंड की ज्यादा होती है बच्चों तो के वैल्यू ज्यादा होती है और पी के वैल्यू कम होती है। आप बताओ यदि किसी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बताओ पीएच इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। इसका मतलब बेटा जैसे 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और पूछा जरा विच वन इज मोस्ट एसिडिक, ठीक है, तो जो एसिडिक है उसी के लिए के पूछा जरा किसकी के ज्यादा होगी तो उसी की के ज्यादा होगी, किसका पीके ज्यादा होगा तो जो लेस एसिडिक है उसका पीके ज्यादा होगा। यानी कि हम एसिडिक स्ट्रेंथ के उस क्वेश्चन को इनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये आपका काम करेगा ब्रह्मास्त्र। दूसरा आ जाओ, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और 1/-आई। बेसिक स्ट्रेंथ यदि ज्यादा होगी बच्चों तो के भी वैल्यू ज्यादा होगी। देखो कोई बच्चा यहाँ कहे कि सर मुझे के बी और ये पी के बी वैल्यू समझ में नहीं आ रही, तो बेटा दैट इज नॉट, ये मेरा पार्ट नहीं है। मैं तो इसलिए कि कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम के बी वैल्यू, तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी तो आ सकते हैं 4। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, कनेक्टिविटी बनाओ बस, के बी वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा वाला क्वेश्चन निकालना है अपने को, तो ये ध्यान रखना है। तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, के बी वैल्यू इंक्रीज होगी और पी के बी वैल्यू डिक्रीज होगी। और बताओ बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है बच्चों तो पीएच क्या होती है? बोलो पीएच क्या होती है? बढ़ती है। तो दैट इज द क्लियर, ये सेकंड ब्रह्मास्त्र हो गया आपका। इनका डायरेक्ट यूज करना है बेटा। आपको खुद को रियलाइज होना चाहिए कि यहाँ मुझे कॉन्जुगेट बेस बनाने की जरूरत पड़ रही है, वहां बनाना, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है। चलो अब एक और डिस्कशन करते हैं। अलर्ट होके बैठो, थोड़ा वाइब्रेशंस मैच नहीं हो रहे। अब वापस सुनो ध्यान से। कहीं कोई भी बच्चा अपने पास्ट में जाओ, थोड़ा बहुत भी अपन ने पढ़ा है तो आपको मैं अभी क्लियर कर देता हूं कि सब जगह कंजुगेट बेस की जरूरत नहीं थी। देखो हमें टीचर ने हर क्वेश्चन कंजुगेट बेस बनवा के सोल्व कराया। एसिडिक स्ट्रेंथ के हर क्वेश्चन को कंजुगेट बेस बना के सोल्व कराया। क्यों ना फिर उन्होंने कभी बेसिक स्ट्रेंथ के हर क्वेश्चन को कंजुगेट एसिड बना के सोल्व कराया? किसी भी क्वेश्चन को आपको याद आ रहा हो कि कंजुगेट एसिड बना के सोल्व कराया हो तो फिर अपन माने। तो जब बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व हो सकता है तो एसिडिक का भी हो सकता है। दैट्स ऑल। आप समझ में आई मेरी बात? इसका मतलब बेटा जहां जरूरत है अपन उनका यूज कर रहे हैं। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर सीधा दिखेगा इसलिए। और यदि अपन इसमें फंसे रहेंगे तो पहले कंजुगेट बेस बनाते फिर उसकी स्टेबिलिटी चेक करो, फिर उसको रिवर्ट लेके आओ, तब आंसर आएगा। तो अब ये तो हो गया सेकंड ब्रह्मास्त्र। अब 3 तो सेम एज इट इज बोल दो जो आपको लिखाए थे पहले। डिस्टेंस वाला याद आ रहा है? डिस्टेंस ज्यादा तो जो आई इफेक्ट है, आई इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसको यहाँ भी यूज करेंगे अपन। वो 3 तो एज इट इज आएंगे जो हमने पहले लिखे हैं। 3, 4, 5 नंबर पर आप वही जो मैंने आपको लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के उसमें। एक सेकेंड नंबर, नंबर ऑफ यस, नंबर ऑफ CH2 ग्रुप इंक्रीज होंगे तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा। फिर इसको इससे जोड़ देना है। देखो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, एसिडिक कम होगी। ऐसे जोड़ देना है आपस में। यही काम करेंगे बार बार, टूल्स हैं ये, अपन को जैसे चाहे वैसे इनको काम में ले सकते हैं। और इनका कोई वो नहीं है एक्सेप्शनल केस की अलग से कुछ बन रहा है, वो होंगे तो अपने आप में बताऊंगा, वो मेरा काम है बेटा। आपको परेशान नहीं, इनको डायरेक्ट यूज करो। जब अपने पास सीधे ये फॉर्मूले हैं अपन क्यों उलझ रहे हैं? ये प्रॉब्लम। आप मुझे बताओ कंजुगेट बेस बना भी लिया तो उसकी स्टेबिलिटी किससे चेक करोगे? इन्हीं से चेक करोगे। तो जब इनसे उसकी स्टेबिलिटी चेक कर रहे हो तो डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर लो ना। चलो वो बताओ एक और क्या था? परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीज होगा तो EN इंक्रीज होगी, EN इंक्रीज होगी, माइनस आई इंक्रीज होगा, माइनस आई इंक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। ये जुड़ गया। ऐसे अपने को जोड़ना है। 3 ये एज इट इज रिपीट हो गए, है ना। अब इसके अलावा कौन से और अपने को ऐड करने हैं? 6 नंबर पे लाओ। एक अपने को ऐड करना है आई इफेक्ट के लिए, अपने को 8 ब्रह्मास्त्र चाहिए। तो 6 नंबर पे आप लिखो EN यदि कम होती है। अब यहां से मैं नई चीज जोड़ रहा हूं, ठीक है। अब ब्रह्मास्त्र सेट करते हैं पहले। देखो ये मान लो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो मेरे पास है, ठीक है। अब कोशिश करना, प्रोटॉन मेरे पास आया और आसानी से लॉन पेयर उसको मिल गए, वेरी इजी। इसका मतलब क्या है? प्रोटोनेशन फास्ट हुआ है। अरे लिंक करो दिमाग को। आप प्रोटॉन मान लो ना अपने आप को, आप प्रोटॉन हो या आपको इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर है, आप आए आसानी से मिल गए। इसका मतलब प्रोटोनेशन फास्ट हुआ है।
इसका मतलब मेरी कौन सी टेंडेंसी ज्यादा है? डोनर टेंडेंसी। डोनर टेंडेंसी मींस बेसिक स्ट्रेंथ, दैट्स अ फाइनल। इसका मतलब पक्का हो गया, मेरी ईएन कम है अभी। अरे यार मेरी ईएन कम है तभी तो डोनर नेचर ज्यादा हो गया। यदि ईएन ज्यादा होती तो मैं दूंगा ही क्यों? बस वीक बेसिक नेचर शो करूंगा ना फिर मैं। तो इसका मतलब फाइनल हो गया कि ईएन कम तो डोनर नेचर ज्यादा। डीएन का मतलब डोनर नेचर, और डोनर नेचर ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। ये हो गया कनेक्ट आपका। और एनसीईआरटी से इसको जोड़ना है तो ये 7 नंबर पॉइंट एनसीईआरटी से ले आते हैं अपन। आप बताओ, प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन जितना जल्दी होगा इसका मतलब मेरी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा है। तो प्रोटोनेशन ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, प्रोटोनेशन ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ये हो गया, ये आपका 7 नंबर ब्रह्मास्त्र हो गया। ये एनसीईआरटी जुड़ गई आपकी यहाँ से एनसीईआरटी अपने आप ले जाएगी आपको ऑटोमेटिक। एनसीईआरटी में ये लैंग्वेज चलती है, इजी लॉन पेयर इजी अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, नॉट इजी अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। ये एनसीईआरटी लैंग्वेज आ गई। और एक 8 नंबर है बच्चों, 8 नंबर जो ब्रह्मास्त्र है वो रहेगा डीएनपी, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं डीएनपी रूल, ऐसा लिख लो 8 नंबर। हाँ, डीएनपी रूल। डीएनपी का मतलब क्या है सर? तो डी से मतलब है डिस्टेंस, नंबर, एन का मतलब है बच्चों नंबर, और पी मीन से पावर, डिस्टेंस नंबर पावर। सर ये क्या है? ये मेरा काम में समझाना, ठीक है? आप इसको अभी लिख के छोड़ दो, जब क्वेश्चन लेंगे तभी इसको समझेंगे, ठीक है बेटा? आज अपन इससे भी आगे पहुंचेंगे, मतलब यहाँ तक अपन लास्ट में इस क्वेश्चन को लेंगे। पहले एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के वो कॉमन क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए, प्लस जो भी मॉड्यूल में मॉड्यूल सोल्व होना चाहिए, प्लस साथ में उम्मीद है कि जो नीट के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए वो भी इसमें आ जाने चाहिए। तो ये अपना पार्ट हो गया, इसको अपन लास्ट में लेंगे क्योंकि ये अलग गेम है पूरा, ये ब्रह्मास्त्र अलग है ऑटोमेटिक, ठीक है बेटा? चलो कोशिश करते हैं बच्चों, वापस वही एसिडिक स्ट्रेंथ ही चल रहा है। आप बताओ, मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ का बॉक्स लगवाया हुआ है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का भाई हेलो, देखो बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ आप देख जाओ, एक पेज पलटो कॉपी में ताकि थीम बने आपके दिमाग की। क्वेश्चन पे ला रहा हूं मैं अब, क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। ये ब्रह्मास्त्र हो गए सेट। क्वेश्चन जब सारे हो जाए ना तो क्वेश्चन की चिंता मत करना, इनकी चिंता करना, क्योंकि वो किससे हो रहे हैं? इनसे हो रहे हैं। ये अपने दिमाग में रखना है, ठीक है ना? क्वेश्चन मैं बहुत करा दूंगा अभी, आपको टेंशन नहीं है। आप देखो एसिडिक स्ट्रेंथ के 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 CH4NH3H2HF क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 HX, ठीक है ना बेटा? हाँ, HX आगे उसमें चारों अब एसिडिक स्ट्रेंथ में ही चल रहे हैं, ओके? यानी कि आप चाहो तो वापस एसिडिक स्ट्रेंथ ही लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू, क्वेश्चन नंबर कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्लिक आंसर, NO2 CH2 COOH, एक लेंगे अपन HCH2COOH, और एक लेंगे CH3CH2COOH। क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्लिक आंसर, ClCH2COOH, Cl2 या ClCH, ClCOOH एंड ClC पर ये 3Cl अपन एटम ऐड कर रहे हैं, COOH। जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जो इंडक्टिव इफेक्ट में से आती है, पूरी उम्मीद है अपन उसको बोर्ड पर लेने की कोशिश करेंगे ताकि अपने को दिक्कत ना हो। ICH2COOH, ये फर्स्ट नंबर डाल दो। FCH2COOH, ये सेकंड नंबर। BrCH2, हेलो,
देखो बेटा, एक कॉन्सेप्ट है लाइफ का, बड़े तभी बड़े कहलाते हैं जब वो गलती पर जरूर टोके। बच्चा माने नहीं माने, 10 बार टोकेंगे एक दिन जरूर मानेगा, अदरवाइज फिर बड़े होने का कोई वो नहीं है, तरीका नहीं है। ऐसे यदि रोड पे कोई भी स्पीड कर रहा है, अपन उसको स्पीड कर रहा है कुछ, अपन उसको रोकेंगे नहीं ना, तो बार बार करेगा। 10 बार रोको, वो एक दिन सोचेगा यार बंद कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है। तो आगे से नहीं, मैं अलाउ भी नहीं करूंगा। मैं आज तो मैंने ये क्या है, कल नेक्स्ट टाइम से मैं बाहर निकाल दूंगा क्लास से, अलाउ मना कर दूंगा उनको कि हम एंट्री बंद देना, ठीक है। अपन डिस्टरबेंस नहीं, इस यहाँ डिस्टरबेंस से उन बच्चों को भी डिस्टरबेंस होता है, उनको भी पता लगता है कि बच्चे रेगुलर हैं। अपन उनको बोलते हैं बहुत प्यारे बच्चे हैं, यहाँ जो बैठे बच्चे उनसे आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हो बेटा, लो अभी अभी इफेक्ट आ जाएगा। अरे अच्छे, सभी अच्छे बनो ना। अब दो बच्चों के लिए भी क्लास सिस्टर हुई क्यों भाई, ठीक है बेटा, अपने आप आपस में सोचो इस बात को। चलो इसको मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 6 ऑब्लिक आंसर, COOH COOH CH2 COOH COOH। एक्चुअली अपना जो सब्जेक्ट है ना बेटा, वो कनेक्टिंग सब्जेक्ट है, समझ लो। स्टार्टिंग का आपने छोड़ दिया, आप बेकार हो गए उसको, वो पूरा 1 घंटा आपका बिगड़ गया। इसलिए हम कहते हैं, नहीं तो हमें क्या दिक्कत है, कभी भी आओ। हमें तो एक बच्चा बैठा तो भी पढ़ाने की आदत है, सारे बैठे तो भी पढ़ाने की। लेकिन जब मान लो सब्जेक्ट जुड़ चुका है दिमाग में, तो फिर गलती मत करो। ये चलो एक काम करते हैं, पहले इनको फ्री करते हैं, उसके बाद फिर ये एक बार मिटा देंगे, तो फिर मैं इधर क्वेश्चन लिख दूंगा ताकि एक बार इनको समझ सके। देखो यूं चलते चलो, स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। आज से पहले हम क्या कर रहे थे, हम कंजुगेट बेस बना रहे थे। ध्यान से सुनो, कंजुगेट बेस बना के हम माइनस लाते, सुन रहे हो आप लोग, और फिर देखते किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। कुछ नहीं करना, हमें पता है एसिड है। इंडक्टिव इफेक्ट को, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, एक पैरामीटर फिक्स है कि वो बोल रहा है कि आपने बोल दिया तीनों एसिड है, मुझे तो इसमें से ये बताना है कि जिसमें मैं माइनस हूँ वो मोर एसिडिक है, जिसमें मैं प्लस हूँ वो लेस एसिडिक है। इंडक्टिव इफेक्ट ये कहता है केवल। सीधा सीधा अपन को देखना है यार, एसिडिक पार्ट है दिख रहा है, सब में इक्वल पार्ट है ये। अब आप देखो यहाँ H का आई इफेक्ट क्या है, 0, CH3 का प्लस आई, यस और नो, ये लो, और इसका माइनस आई। डेफिनेटली प्रोटॉन रिलीज करने में ये बेटर रोल फॉलो करेगा। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो मैं प्रोटॉन आसानी से दूंगा। तो कह सकते हैं डायरेक्ट माइनस आई, दिख रहा है आपको। तो विच वन इज मोर एसिडिक, नाइट्रोइथेनोइक एसिड इज मोर एसिडिक एंड द ऑर्डर इज फाइनल। ऐसे चलना है, कोई जरूरत नहीं है कंजुगेट बेस बनाए, आप तो चलते चलो, कंजुगेट बेस आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोलो 1 Cl, यस 2 Cl और 3 Cl। आप बताओ इधर से इधर जा रहे हैं, उसी टेक्निक पे आ गए वापस। चलो 1 मिनट, इसको ये दिखता नहीं होगा बच्चों को। हाँ बोलो कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इंक्रीज हो रहा है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, तो दैट इज द आंसर। ऐसे चल रहा है, कोई कंजुगेट बेस बनाने की जरूरत नहीं है। उलझ जाओगे कंजुगेट बेस बनाओगे इनमें, तो आप पहले उसकी स्टेबिलिटी में गलती कर दोगे तो वैसे गलत हो गया हो। आप टू द पॉइंट चलो। देखो यहाँ बच्चा कैसे उलझता है, उसके दिमाग में टीचर ने कंजुगेट बेस भर दिया, तो उसके दिमाग में क्या आएगा कि ये ग्रुप में चल रहे हैं FCl Bri बिगर साइज। अरे यहाँ साइज की जरूरत नहीं, यहाँ एनाइन थोड़ी बन रहा है। FCl Bri में साइज फैक्टर कब लगा रहा है, जब खुद एनाइन बनते हैं। यहाँ ये प्रोटॉन दे रहे हैं क्या, प्रोटॉन तो इधर से निकलेगा, तो यहाँ इनके साइज से क्या फर्क पड़ रहा है। यहाँ तो इनका क्या देखना है, आई इफेक्ट। हेलो, तो अपने को सीधा सीधा बताओ, F देन Cl देन Br और I, ये इनका कौन सा ऑर्डर आ गया, माइनस आई का ऑर्डर आ गया, बात खत्म। आप तो सीधा देखो माइनस आई इफेक्ट किसका है, वो प्रोटॉन जल्दी देगा। अरे तो अब बताओ ऑर्डर बोलो इसका। सेकंड नंबर मोर एसिडिक, अरे यार माइनस आई ज्यादा है, प्रोटॉन जल्दी निकलेगा। बस सेकंड के बाद बोलो, ये फोर्थ, यस फोर्थ के बाद थर्ड, और थर्ड के बाद फर्स्ट। ये लो, ये आंसर हो गया। ये इसको लगा लेना है, इसको थर्ड नंबर और ये फोर्थ नंबर। FCl Bri, आपको सीधा आई इफेक्ट का ऑर्डर देखना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। इनमें अपन FCl Bri के ग्रुप साइज फैक्टर कब लगाते हैं, जब खुद इन पर अनायन आता है, खुद पर नेगेटिव आता है, तब का कंसेप्ट है वो।
इधर तो प्रोटॉन ये देंगे बेटा, इधर से निकलेगा प्रोटॉन, तो इनका विड्रॉइंग पावर देखना है अपने को। चलो एक काम करते हैं, 5 के बाद 6 नंबर। अब आप लोग बताओ, अपने आप सर्च करो। आप तो यूं चलो कि क्वेश्चन दे रहे हैं सर और सोल्व अपने को कराना है। बोलो क्या करना है, कौन सा फैक्टर लगाएं? नंबर ऑफ CH2 वाला। अब देखो कितने प्यारे बच्चे हो आप बेटा। एक मिनट सुनना ध्यान से। नंबर ऑफ CH2 कैसे लगा? अपन ने पिछले लेक्चर में वो ब्रह्मास्त्र लिखा हुआ था, यहाँ आपको मैंने सही बुलवा दिया। अदरवाइज आप मॉड्यूल में भी देखोगे और आप अपने बैक हिस्ट्री में भी जाओगे तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आपने कैसे इसको सोल्व किया होगा। एक तरफ एनाइन बनाता है टीचर और दूसरी तरफ बोलता है -I वाला ग्रुप है, और फिर कहते हैं कि अनाइन से -I दूर जाता जा रहा है। एक को -I मान लो ना, तो बताओ -I का डिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। तो -I का डिस्टेंस बढ़ गया तो -I कम हो गया ना, तो -I कम हो गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। ऐसे समझाते थे। आज आपके मुंह से राइट आंसर निकल गया पहले से कि ये वो एक्सप्लेनेशन इज रॉन्ग, राइट इज नंबर ऑफ CH2। कभी ऐसा हो सकता है बेटा, कभी ऐसा हो सकता है कि ये H+ दे और ये ना दे? हाँ, या तो देंगे तो डाइबेसिक एसिड है यार, यदि फिजिकल केमिस्ट्री में जाए तो ऑक्जेलिक एसिड इज डाइबेसिक एसिड, तो एट अ टाइम 2 मोल्स ऑफ बेस को न्यूट्रलाइज करता है। ऐसा नहीं होता एक भैंस की टांग और एक गाय की टांग, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ मैं बता रहा हूँ, आप एक तरफ तो एनाइन बना दो और एक को क्या मान लो? -I का ग्रुप। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब दैट एक्सप्लेनेशन लग तो गया राइट हो गया, लेकिन रॉन्ग है। आपको इसमें सीधा सीधा ये बोलना है जो आपके मुंह से निकला। नंबर ऑफ CH2 इंक्रीज हो रहा है, मींस बीच में +I इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। +I इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। दैट इज द आंसर। अपने आप आ गया ना। ये अपने आप सेट होने, जैसे वो सेट हुआ ना, अपने को बाकी की ये सेट करना है। चलो नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन में बनाता हूं। अब एक बात बताओ बेटा, अब इनको मिटा दो चलेगा ना? एक ये भी मुझे क्लियर, मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को देख के बताओ, इन 3 में से सबसे ज्यादा एसिडिक फर्स्ट है, सबसे ज्यादा के किसका होगा? इसी का होगा। सबसे ज्यादा पीके किसका होगा? उसका होगा। इसका मतलब ये जोड़ सकते हैं अपन। चलो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, CH3 CH2 CH पर ये F एंड COOH, CH3 CH पर ये F एंड CH2 COOH, एंड CH2 पर ये F CH2 जरूर नहीं है F ही ले, अपन Br भी ले सकते हैं। 4 डिफरेंट हो तो वही -I इफेक्ट का ऑर्डर बन जाएगा। और क्या, ये डिस्टेंस फैक्टर लग जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार नोट करते चलो, मैं लिख देता हूं पहले, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो दिमाग ज्यादा काम करेगा। COOH क्वेश्चन नंबर 12 इधर ले रहा है, ठीक है। CH3 CH2H CH2 डबल बॉन्ड CHH और CH ट्रिपल बॉन्ड C और H। क्वेश्चन नंबर 13,
CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्वेश्चन नंबर 14। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ऐसे बीच में एक क्वेश्चन और एडजस्ट कर रहा हूं मैं ताकि इस तरह की प्रैक्टिस भी आपकी हो। CH3 COOH and H2O and CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये एम्स का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। छोटा है, ज्यादा टिपिकल नहीं कि बहुत हाई है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको क्यों मान सकते हो, आपके भी आ सकता है, क्योंकि आपके चारों मॉलिक्यूल आपके कोर्स में है। ये अल्काइन भी है तो एसिड भी और अल्कोहल भी है, ये आ सकता है भाई। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दे दिए। सल्फोनिक एसिड, इसमें फिनोल भी ऐड कर सकता है टीचर। अभी नहीं कर सकते बेटा, फिनोल ऐड करने का मतलब है फिर रेजोनेंस कंसेप्ट लाना पड़ेगा आपको। वो मैं कर दूंगा, जब फिनोल पढ़ेंगे ना तो इनको वहां ले आऊंगा मैं, ठीक है। अभी केवल इन पर फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 16 ऑब्लिक आंसर। आप 15 लिख लो, क्या फर्क पड़ेगा। इसमें अपन यहाँ से चलेंगे नीट के क्वेश्चन पर, ठीक है। नीट 16 का क्वेश्चन है, एक 16 का पहले भी आ गया बोर्ड पर, आइसोमर्स का बाइफिनाइल केस। देखो पेपर दिमाग में चलते हैं बराबर हमारे, ये मैकेनिज्म में से आया था क्वेश्चन। रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट का क्वेश्चन ये था, और आइसोमर्स का बाइफिनाइल वाला था, और IUPAC का था वो जो टेस्ट में दिया था। 16 का पेपर चल रहा है, ठीक है। ये इसमें बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और जरूर नहीं कि साहब ये सब करवाएं तभी आएगा, नहीं करवाए तो भी इन कॉन्सेप्ट से आ रहा है ये, आप इसकी चिंता मत करो, आप खुद कर लोगे अभी इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 को यदि अपन कनेक्ट करें, बहुत हो गया यार एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो कहां तक बढ़ोगे, ठीक है। और यहाँ एक इससे बेसिक स्ट्रेंथ का कनेक्टिविटी दे देंगे अपन, CH3OH एंड CH3SH ले लो। यह भी एम्स में आया हुआ है भाई। इसके साथ एक और मॉलिक्यूल ऐड किया हुआ था CH3NH2, ठीक है ना, वो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा अभी, यहाँ पहुंचते पहुंचते अपने आप ऐड हो जाएगा। करना क्या, वो N और O तो सेम पीरियड के हो जाएंगे, और O और S ग्रुप के हो जाएंगे। आप तो ये करो पहले, ये हो गया आपके सफिशिएंट। इसमें प्रीवियस ईयर के भी निकल गए और आने वाला भी आ गया, ठीक है, मॉड्यूल के भी हो गए। एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन बहुत सारे हो गए, इनसे सब कुछ सोल्व किए जा सकते हैं, छोटे मोटे और जो भी है। जैसे ऐसे भी बनते हैं, CCl3 COOH, CCl3 COOH, CBr3 COOH, CI3 COOH। तो वही क्या देखना है, माइनस आई का ऑर्डर देखना है। चलो वन बाय वन डिस्कशन करते हैं, रेडी। मैं भी स्टूडेंट बन गया हूँ भाई, ठीक है, मुझे ब्रह्मास्त्र याद है। ये मैं यही रोल फॉलो करना है। जब ये आ जाए ना बेटा, तो इनको प्रैक्टिस में मत लाओ, आपके दिमाग में क्या होने चाहिए, ब्रह्मास्त्र होने चाहिए बस। जब ये अभी आ रहे हैं तो एग्जाम में भी आएंगे ये। चलो अब क्या करना है यहाँ, देखो हमने देखा यार एसिड है, ये डिस्टेंस फैक्टर लग गया, ये सुनो, ये बात खत्म। चलो स्टार्ट करते हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है बोलो, पूरा बोलना है। डिस्टेंस बढ़ रहा है, माइनस आई कम हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, दैट इज द आंसर। ये इसका माइनस आई होता है, ऐसे चल रहा है। कहाँ जरूरत पड़ रही है इसमें कंजुगेट बेस बनाने की। फिर कंजुगेट बेस बनाओगे तो पहले उसका स्टेबिलिटी चेक करोगे, स्टेबिलिटी चेक करके फिर रिवर्ट आओगे कि वो मोर स्टेबल से बना हुआ है, मोर एसिडिक से बना हुआ है। इतना कुछ नहीं करना। आप बताओ इसमें कौन सा फैक्टर लगाओगे, सोच के बोलो, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, बस बात खत्म हो गई। और एक बात बताओ बेटा, इसमें तुम कंजुगेट बेस बना भी लोगे ना तो भी आंसर नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि रेजोनेंस आ जाएगा इसमें, सब गलत हो जाएगा उल्टा। इसका मतलब अपना दिमाग मत लगाओ, टू द पॉइंट। सेम सीरीज है, देयर इज नो नीड ऑफ कंजुगेट बेस। सीधा अपन ने देखा, कोई से भी कार्बन को ले लो, इसको लो चाहे इसको लो, ये कौन सा हो गया,
sp3, ये कौन सा हो गया sp2, ये sp कार्बन हो गया। आप पूरे को ग्रुप मान लो ना यार, इसको क्या फर्क पड़ रहा है। ये लो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है, यही है। तो यहाँ आ जाओ, इन तीनों में से बोल रहा हूं मैं। बोलो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीज होगा माइनस आई इंक्रीज होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ये लो, हो गया सोल्व। अब कहाँ जरूरत, अब इसमें आप कंजुगेट बेस बनाओगे, फिर उसमें रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे कि काम खत्म हो गया अपना। जरूरत नहीं है आपको, टू द पॉइंट चलो कि यार अपन को तो ये पार्ट सेम है तीनों में और ये डिफरेंट है, डिफरेंट पार्ट में कौन सा इफेक्ट लग रहा है, काम खत्म हो गया कि यहाँ पर यार प्लस ये एस परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर लग रहा है। और नहीं तो पूरे को ग्रुप मान लो, इसको ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, और ये अब सीधा देखो किसका कौन सा इफेक्ट है, तो माइनस आई इसका ही ज्यादा है। अरे इसका तो प्लस आई जाता है, फिर तो अपने आप ही कम हो गया ना वो तो। अब यहाँ चलो, यहाँ चल रहे हैं तो अपने आप समझ में आ रहा है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, तो फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। एनसीईआरटी के भी ले लिए सब, 12th एनसीईआरटी में जो एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स पार्ट्स में जो है ना बेटा, इसके क्वेश्चन वो भी इसमें आ गए। निश्चिंत रहे अपन, एनसीईआरटी भी साथ में चल रही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी चल रहे हैं, जो भी ब्रेन से जो जहां जहां स्टेप आ रही है वो सब कंप्लीट हो रही है इसमें, ठीक है। चलो अब यहाँ क्या करना है, वाटर और एल्कोहल। अब साफ लग रहा है, मैं देखो एक चीज, एक फैक्टर अपने दिमाग में डालो ताकि और स्ट्रेंथ आए इस चीज में। देखो समझना, वाटर और एल्कोहल में एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है, ओके। एक बार बताओ, यहाँ अपन ने क्या कहा, वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, और ऑब्वियसली प्लस आर इफेक्ट आ गया, प्लस आई इफेक्ट आ गया। वाटर एसिडिक होता कहाँ है, बात को समझो कि कुछ क्या यहाँ सर क्यों रुके हैं उसको समझो। हाँ, आपको मैं समझा रहा हूँ कि आई इफेक्ट का रोल क्या है, वहां मैं लेके आ रहा हूँ कि आई इफेक्ट का रोल क्या है। ये प्रैक्टिकल वैल्यूज नहीं है तो एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बना दिया निकालने के लिए। ध्यान से सुनना मेरी बात को, वाटर एसिडिक होता कहाँ है। अरे वाटर छोड़ो, अल्कोहल भी न्यूट्रल होता है इन फेवर ऑफ लिटमस। एल्कोहल आ जाए ना, एल्कोहल इज, आंसर इज न्यूट्रल। एल्कोहल ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। ऐसे सोचेंगे तो लोन पेयर की वजह से बेसिक हो गया, और एच ओ के पास एच है तो एसिडिक हो गया। काम मजा आ रहा है, इंफोटेरिक भी ऑप्शन में है। ध्यान से सुनो, इसका मतलब बेटा लिटमस के फेवर में तो ये भी न्यूट्रल है। तो सर फिर अपन इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्यों निकालना है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, एक्चुअल में कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है, एसिड है या बेस है, दैट इज डिसाइडेड बाय पीएच मीटर। ये पीएच मीटर से डिसाइड करते हैं। तो सर यहाँ क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, ध्यान से सुनना। यहाँ क्या कर रहे हैं, तो आई इफेक्ट क्या कहता है, अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। आपको लगेगा कि आई इफेक्ट का रोल जितना था ना वो अपने को पहले से आता है, बस समझने की जरूरत है, ये सब कंप्लीट हो जाएगा। आई इफेक्ट क्या कहता है बेटा, अरे समझना। मैं यहाँ एक बार ये मिटा दूं जगह ताकि मैं समझा दूंगा, कोई इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ, अब ध्यान से समझना। आई इफेक्ट क्या कहता है ना, उस बात को मैं आपके ब्रेन में ऐड कर रहा हूँ किसी एग्जाम्पल को समझा के। मान लो यहाँ दो स्टूडेंट है, ए और बी, ए और बी, ओके। आप समझना कि इसके थ्रू मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आपके ब्रेन में जाएगा, आपको समझने की जरूरत नहीं, ब्रेन में आप बोल देगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, एक इसका 90% है और इसका 80% है, ठीक है। इसने जो मार्क्स गेन किए वो ये परसेंटेज आई। एक तरफ और एग्जाम्पल लिया अपन ने, इसकी 40% है ए की और यहाँ 30% है बी की। ये दो एग्जाम्पल्स अपन ने क्रिएट किए। आप अपने आप को आई इफेक्ट समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा आई इफेक्ट का रोल क्या है। आप मान लो आप आई इफेक्ट हो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो जवाब दोगे, वो आई इफेक्ट का जवाब होगा, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इन दोनों में से इंटेलिजेंट कौन है, तो ए बोलोगे, ओके। इन दोनों में से इंटेलिजेंट कौन है, ए बोलोगे। आप सोचो, क्या ये बी इससे इससे कम इंटेलिजेंट है, इससे तो इंटेलिजेंट है। लेकिन देखो, डफर भी इंटेलिजेंट हो गया और इंटेलिजेंट भी डफर हो गया। ध्यान से समझो एनालिसिस को। आई इफेक्ट ने कहा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि एसिड की बेस है। आप कह रहे हो कि ये दो है, इन दोनों में से बताओ इंटेलिजेंट कौन है, मैंने तो बता दिया ये है। आपने कहा इन दोनों में से बताओ कौन है, आपने क्या बता दिया, ए है, ओके। आप देखो इसकी कंपेयर में डफर है, लेकिन डफर भी इंटेलिजेंट हो गया और इंटेलिजेंट भी डफर हो गया। यही तो सिस्टम है अपने उसका जो
सिलेक्शन प्रोसीजर का। आप देखो ना, कई सारे कम मार्क्स के भी बन जाते हैं। कुछ समझ में आ रही है क्या? अब ये आई, आपने जो जवाब दिया ना वो आई इफेक्ट का रोल है। अब समझो, अब आता हूं मैं केमिस्ट्री में वापस। आई इफेक्ट कहता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि ये एसिडिक है कि या बेसिक है, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये एसिड है बेस है तो पीएच मीटर डिसाइड करेगा। आप मुझे यूज कर रहे हो, आप पूछ रहे हो इन दोनों में से बता, तो मैं आई इफेक्ट हूं तो मैं बोल रहा हूं मैं यहाँ प्लस आई हूं, ये लेस एसिडिक हो गया। इतनी सी बात है बस। उसको कोई मतलब नहीं है कि ये लिटमस टेस्ट देता है या नहीं देता है। अभी मैं आपसे नया क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो आपको मजा आएगा। बताओ इन दोनों में से मोर एसिडिक कौन है? वाटर। अब आई इफेक्ट ही हो आप, मैं आपसे इनमें लेस बेसिक कौन है? जो मोर एसिडिक है वो लेस बेसिक है। बात खत्म हो गई। आई इफेक्ट तो कह रहा है मुझे क्या मतलब है कि क्या है। आप जो दे दो जो कैंडिडेट खड़ा कर रहे हो उनमें से मैं हूं, मैं अपने हिसाब से बता दूंगा मैं इसमें प्लस हूं कि मैं माइनस हूं, मैं तो वैसे आंसर दूंगा। इससे मुझे मतलब नहीं है कि ये एसिड है कि ये बेस है। एक्चुअल में ये क्या है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। अभी भी समझ में नहीं आया? इसलिए अब आप मुझे बताओ, कोई पूछता है वाटर और एल्कोहल में एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, तो अपन वाटर की बोल रहे हैं ज्यादा है, जबकि हकीकत में एसिड होते ही नहीं। अरे इसको छोड़ो, नए एग्जांपल्स पे फोकस करो। वहां 12 नंबर पे आपको समझ में आएगा अभी क्या अल्केन एसिडिक होते हैं क्या? अल्केन का तो कोई रोल ही नहीं है, ना एसिडिक का ना बेसिक का। फिर भी अपन इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहे हैं, तो आई इफेक्ट बोलेगा भाई मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं तो यहाँ ज्यादा हूँ, माइनस आई ज्यादा है यहाँ, तो ये ज्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है, बात खत्म। अभी भी समझ में नहीं आई? इसका मतलब आई आर एच क्या है? दैट इज ए फैक्टर्स, ये बना दिए थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स जिससे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं चीजों को। बाकी प्रैक्टिकल डेटाबेस से अपन जाएं तो ये जरूरी नहीं है कि आई आर एच सब जगह अप्लाई हो। बस इसलिए लास्ट में कह देते हैं, देखो आप अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकलता है, लास्ट में वो 2 ऑर्डर याद करने ही पड़ते हैं, मिथाइल और इथाइल के। कितना भी लगा लो, सॉल्वेशन इफेक्ट लगाओ, चाहे इंडक्टिव इफेक्ट लगाओ, स्टेरिक हिंड्रेंस लगाओ, कुछ भी लगाओ, एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। इसलिए इनको ऐसे ही चलाओ बस। अभी अपन ने देखा इन दोनों में पूछा, चल आई इफेक्ट बता, इन दोनों में मोर एसिडिक कौन है? तो आई इफेक्ट बोलेगा मैं यहाँ प्लस आई हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, इसकी ज्यादा है। ये लो काम खत्म। आ रहा है कुछ समझ में? प्रोटॉन निकालना है, ये प्रोटॉन निकाल दिया। अब देखो अपने आप समझ आएगा। अब यहाँ जीरो इफेक्ट है, यहाँ प्लस आई है, प्लस आई इधर से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ऑक्सीजन इसको प्रेशर में क्यों लेगा भाई? साफ समझ में आ गया? प्लस आई बढ़ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। अब यहाँ चलो, यहाँ से यहाँ आगे बोलो। अब ये सारे अल्कोहल हैं। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं कि लिटमस टेस्ट देते हैं नहीं देते हैं, हमने तो आई इफेक्ट से पूछा है तू बता इनमें से कौन की एसिडिक स्ट्रेंथ बता किसकी ज्यादा है। वो कहेगा कि भाई यूं जाने से प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, दैट्स ऑल, उसे कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आती है? अब चलो इधर, यहाँ यहाँ आते हैं, यहाँ आओ। अब बताओ अल्केन अल्किन अल्काइन तीनों को ही लो ना आप। तो ये अल्केन तो बिल्कुल ही खत्म है, अल्केन कौन सा एसिड और कौन सा बेस है? सैचुरेटेड कंपाउंड है। लेकिन फिर भी हमने क्या पूछा? आई इफेक्ट तू बता। तो अब आई इफेक्ट कहेगा ठीक है आप प्रोटॉन निकालना चाहते हो, ये आपकी प्रॉब्लम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप तो देखो मैं यहाँ sp3 कार्बन है, यस बोलो, sp2 और ये sp कार्बन है। बताओ इधर से इधर जा रहे हैं, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, यस, माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे चलेगा ये। कुछ समझ में आ रही है? और एक बात और सुनो, जब समझ में आ रही है तो हेडेक खत्म करो। आप देखो लाते हैं अपन, अभी देखना इसी मोड को आप कैसे सोल्व करते थे। पिछले लेक्चर में स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की जो मैंने 8 क्वेश्चन कराए थे आपको, उसमें 6 नंबर का क्वेश्चन देखो। देखो आपको इससे इससे मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बेटा। देख रहे हो 6 नंबर में इन्हीं के अनायन बने हुए हैं, इसका अनायन और इसका अनायन। वो क्या है? कंजुगेट बेस ही तो है। कौन सा मोर स्टेबल है? लास्ट वाला। जो मोर स्टेबल किससे बनेगा? जो मोर एसिडिक होगा। इसका मतलब कंजुगेट बेस से भी तो आंसर जा रहा है, लेकिन क्या जरूरत थी? क्या कर दिया ना सोल्व। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब सब में वही, आप कैसे भी जाओ बेटा उलझ। मुझे यहाँ से वहां जाना, मुझे पता है रास्ता खाली यार, यूं जाऊंगा ना। अब मैं जबरदस्ती यूं जाके यूं जाऊंगा और फिर मैं गिर पड़ूंगा इधर उधर, क्या मतलब है? सीधा सीधा अपने को ऑब्जेक्ट मिल रहा है, हमें जरूरत नहीं है तो उन चीज को क्यों बना रहे कंजुगेट बेस को? ये सोल्व हो गया। अब चलो यहाँ चलते हैं, ये एक क्वेश्चन, अच्छा इसको सोल्व करो पहले। बताओ ये इन दोनों में पूछा जा रहा है, आप बताओ ये भी 3.25 है और ये भी 3.25, क्या है ये?
EN लिखाई थी मैंने आपको एक बॉक्स में, मुझे याद है मैंने बॉक्स में लिखाई थी, इस तरफ बनाया था मैंने बॉक्स। पक्का? दोनों पे 3.25 है, सेम स्पीसीज है, कोई दिक्कत नहीं। आई इफेक्ट कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो मैं मिल गया यहाँ पर, मैं प्लस आई हूँ, मुझे इससे मतलब नहीं, प्लस आई है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम करूंगा, दैट इज मोर एसिडिक। बात ही खत्म, कोई कंजुगेट बेस बनाने की जरूरत नहीं है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक, ये मैंने ऐसे क्वेश्चन डाला है, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया है, कहां जरूरत है इसमें बताओ? अरे कंजुगेट बेस बनाने की जरूरत पड़ रही है क्या? वैसे ही क्लियर हो गया। बताओ ऑक्सीजन की, तीनों में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की एन कितनी है? 3.5। यहाँ कितनी है? 3.25। बच्चा क्या करता है, सीधा उठा के देखता है अल्काइन है, अल्काइन है, ये मोर एसिडिक है। अरे भाई नहीं, रिलैक्स रिलैक्स करो। आपको 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंड ऑन ईएन। जहां ईएन डिफरेंस है वहां आई इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है। आप मुझे बताओ यहाँ कितना है? 3.25। इन सब में क्या है बोलो? 3.5। लेकिन ईएन फैक्टर सबसे ज्यादा किसमें दिख रहा है? अरे दो ऑक्सीजन एटम, कहीं ना तो कहीं तो फर्क पड़ेगा ना। कंजुगेट बेस बनाओगे तो भी आंसर वही आएगा। जरूरत ही नहीं है, आप इसका कंजुगेट बेस बना लोगे, इनका बनाने की क्या जरूरत पड़ रही है? कंजुगेट बेस तब बनाओ जब दूसरे को भी कंपेयर में ले रहे हो आप। सिंपल सी बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड वैसे ही मोर एसिडिक है। अरे दो ऑक्सीजन एटम है, दो डबल इंजन पावर लग गया तो प्रोटॉन तो आसानी से रिलीज करेगा ही ना बेटा। और नहीं तो फिर आपको कंजुगेट बेस बनाओगे तो आपको लगेगा कार्बोक्सिलेट आयन मोर स्टेबलाइज ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। वो आगे का कंसेप्ट है। वो कब लेंगे? जब इसके साथ दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसमें भी रेजोनेंस होगा। जैसे फिनोल के साथ कंपेयर करना है तो अपन कार्बोक्सिलेट आयन बनाएंगे। वो समझ में आ रही है? कार्बोक्सिलेट आयन, फिनोक्साइड आयन, ऐसे बनाएंगे फिर अपन, और फिर कंपैरिजन देंगे कि कार्बोक्सिलेट आयन मोर स्टेबलाइज ड्यू टू टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक देन फिनोल। ऐसा चलेगा वो। अभी कोई जरूरत ही नहीं है, अभी साफ समझ में आ गया ईएन फैक्टर ज्यादा है या ईएन फैक्टर इक्वल है। यहाँ सबसे कम 3.25। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा पहले बताओ? एसिडिक एसिड, आंसर दो। ये वन, इसको 1 मान लो, 2 देन 3 एंड 4। अब बोलो नंबर 2 देन, अब सोच के बोलो, ये लिखा हुआ है सब। 2 के बाद 3, वेरी गुड, फिर के बाद 1 और लास्ट में 4। अब इसको बच्चा पहले ले आता है वोटर की, अरे ये देखो ये 3.25 है, यहाँ कितनी है? 3.5, यहाँ 3.5 डबल पावर हो गया एंड 3.5, ये बात खत्म हो गई। यहाँ इसका कार्बोक्सिलेट आयन तब बनाओगे जब इसका कोई मॉलिक्यूल ऐसा दिया गया होगा जिसमें भी रेजोनेंस कंसेप्ट होगा, तब कंपैरिजन में बनाएंगे। अभी क्यों बनाएंगे? अब ये नीट का क्वेश्चन है, सोल्व करो। मानो मैं नहीं हूं आपके पास यहाँ भी, अब क्या करोगे? इसको सोल्व करके बताओ। फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लो, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। सबसे ज्यादा एसिडिक सेकंड, पक्का? यहां लिख रहा हूं मैं, बोलो सेकंड देन थर्ड देन फर्स्ट, पक्का? ऐसा क्यों कि फर्स्ट सबसे कम पे आ गया? क्योंकि सर इसमें माइनस आई फैक्टर नहीं है। रेफरेंस, यस दैट इज रेफरेंस, ये रेफरेंस हो गया एक तरह से। अब इसमें माइनस आई है, यस और नो, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो कम है, डिस्टेंस फैक्टर लग गया दोनों में, यस और नो। ये लो, ये डिस्टेंस फैक्टर लग गया, यहाँ भी माइनस आई है, यस और नो बेटा, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है। तो डिस्टेंस ज्यादा होने से माइनस आई की पावर कम हो गई, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया। सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया सेकंड, उससे ज्यादा, उससे थोड़ा कम हो गया थर्ड, इसमें बिल्कुल माइनस आई फैक्टर नहीं है, इससे सबसे लेस एसिडिक हो गया। हेलो, ये हो गया कंप्लीट। अब चलो लास्ट, इसमें क्या करना है? हम न सोचे हमें, दिमाग लगाओ, दिमाग दुष्टों। हाँ यस, साइज फैक्टर लगेगा। आप बताओ ईएन फैक्टर कब लगता? जब सेम पीरियड के होते हैं या मॉलिक्यूल में सेम एलिमेंट होते हैं, तो यहाँ लग गया ना ईएन फैक्टर। अरे ये कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? सेम पीरियड के तो है भाई, लेकिन यहाँ ये ग्रुप के हैं, तो यहाँ कौन सा फैक्टर लगेगा? साइज फैक्टर लगेगा। अब आप, ये प्रॉब्लम आ गई, साइज फैक्टर लगाना है, प्लस आई इक्वल है। अरे भैंस बुद्धि हो, प्लस आई इक्वल है, प्लस आई कह रहा है यहाँ मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हम क्या पढ़ रहे हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। हमने बोला इंडक्टिव इफेक्ट बता, इन दोनों में मोर एसिडिक कौन है? इंडक्टिव इफेक्ट हमसे क्या बोल रहा है? यहाँ मैं इक्वल हूं, मेरा आप कोई रोल नहीं है। फिर दूसरा हमने पूछा ईएन से, तो ये बोल रहे हैं भाई हम एक ही पीरियड के नहीं, हम तो ग्रुप के हैं। अब आ रहा है कंट्रोलिंग फैक्टर इज साइज, प्रॉब्लम आ रही है, साइज के साथ नेगेटिव आयन मोर स्टेबल होता है, इसका मतलब कंजुगेट बेस बनाना पड़ेगा, तो यहां बनेगा। अरे भैंस बुद्धि,
अब बताओ कंजुगेट बेस बनाओ, ये H प्लस दिया, बोलो CH3O- और इसमें से H प्लस गया, बोलो CH3S-। अब आप बताओ इसका स्टेबिलिटी ऑफ यस कंजुगेट बेस, ये लो, और ये आ जाएगा अपना एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बात समझ में आ गई? ये लो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस पे जाओ। सर ऑक्सीजन सल्फर एक ही ग्रुप के हैं, हम जानते हैं कि जब यूं चलेंगे तो साइज इफेक्ट आ रहा है, साइज बढ़ रही है, इसका मतलब नेगेटिव जो अनायन है, अनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को बिगर साइज एटम ज्यादा अकोमोडेट करता है। अरे यारो पूरे प्राण निकाल दिए, सुन रहे हो आराम से, समझ में आ गया? तो इसका मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो कौन सा अनायन मोर स्टेबल है? CH3S-। इसका मतलब ये कंसर्निंग एसिड मोर एसिडिक, तो मीथेन थायोल इज मोर एसिडिक देन मिथेनॉल। क्लियर? अब यहां से हम चल रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ, बॉक्स बनाओ। एक बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन तो यही बन जाता है, सभी बन गए। आप बताओ अभी कौन से पढ़ रहे थे अपन? एसिडिक स्ट्रेंथ जो मोर एसिडिक हो गया, वीक बेस है। इंडक्टिव इफेक्ट कह रहा है, मुझे इससे क्या मतलब है, पीएच मीटर क्या है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ मोर एसिडिक शो कर रहा हूँ, वही वो वीक बेस है। तो ये सभी उल्टा उल्टा पूछ रहे, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? करना है इसी में एम्स का क्वेश्चन जुड़ रहा है बेटा। अब क्या है, ऐसे चलेंगे ना तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखो इसी में एक और मॉलिक्यूल जोड़ते हैं, CH3NH2। CH3NH2, तो N और O में तो क्या देख लेंगे, EN, और सल्फर में क्या देख लिया, साइज। तो वो सबसे पेक आ जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे नीचे कौन, CH3NH2। लेकिन इसी को उल्टा पूछो, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, तो अमाइन की ज्यादा। आप बताओ ये मोर एसिडिक है ना, तो ये वीक बेस हो गया ना, बात खत्म। तो इन्हीं में भी पूछ सकते हो कि इनमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, तो ये वीक बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस, बात खत्म। ऐसे चलता है। अब बेसिक स्ट्रेंथ पे आते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कंटिन्यू करो, 17 नंबर क्वेश्चन नंबर कंटिन्यू लिखो, 18 नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर 19 इस पे लिखो, CH3NH2, CH3CH2NH2 एंड C3H7NH2। दूसरा क्वेश्चन बनाओ, आइसोप्रोपाइल अमाइन, साइक्लोप्रोपाइल अमाइन, साइक्लोब्यूटाइल अमाइन या अमाइनो साइक्लोब्यूटेन एंड अमाइनो साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन आप बनाओगे, ये एम्स का एक और क्वेश्चन अपन ले सकते हैं, एन वाला, पायरिडीन एंड पिपेरिडीन। पायरिडीन, इसको पिपेरिडीन बोलते हैं। ये लो एक और बनाते हैं, एक अपन है अमोनिया, एक क्लोरामाइन, इसका नाम भी लिख लेना, इसको क्लोरामाइन बोलते हैं। ये एक बार और अपने रिएक्शन में आएगा गिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन में, ठीक है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जब पढ़ रहे होंगे तो इसको वापस लाएंगे क्लोरामाइन को। अच्छा एग्जांपल है ये भी, अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे भी। ट्वेंटी वन ऑब्लिक आंसर, NH3RNH2, ये प्लस आई इफेक्ट, ये इंक्रीज हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि एक कॉन्सेप्ट यहाँ बन रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ R ग्रुप। इसका मतलब फाइनल हो गया कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, relative basic strength of different amines should be 3 degree, 2 degree and 1 degree, but practically in liquid or in aqueous solution
order of basic strength is 2 degree, 1 degree and 3 degree. ये अंडरलाइन करके लिखना है. The abnormal behavior of 3 degree amines, amine is not clear. Not clear might be due to steric effect. चलो वो साथ के साथ जब अपन समझेंगे वहां लिखते रहना. ठीक है बेटा, यहाँ से आगे बढ़ो, उसको रखेंगे, इनको मिटाएंगे. वो मैं आपको जब एक्सप्लेन करता हुआ आऊंगा ना तभी सेटअप हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है. वो लिख दिया, पहले लिखने का मैटर था. और चलो एक बार इनको फाइनल करो, ताकि ये जैसे एम्स में बेटा एक क्वेश्चन आया हुआ है और ये ऐसे नहीं आया, इसके साथ 2 और मॉलिक्यूल जुड़े हुए थे, एक पायरोल और एक एनिलीन, 4 मॉलिक्यूल जुड़. मेडिकल हिस्ट्री का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रेंथ का, क्वेश्चन नंबर 19. इस ये 2 नहीं आएंगे, 4 आएंगे. पायरोल और एनिलीन, पायरिडीन, पपरिडीन और पायरोल और एनिलीन, चारों में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर. सबसे बेस्ट क्वेश्चन है आपका मेडिकल का. सर वो बाकी 2 कब आएंगे? अभी नहीं आएंगे. इन 2 को वहां लेके जाएंगे जहां वो आएंगे. ठीक है ना, अभी इनका कंसेप्ट सेट कर रहे हैं. वो रेजोनेंस वाला पार्ट आएगा, एरोमेटिसिटी और रेजोनेंस, दोनों तीनों एक साथ लगेंगे कंसेप्ट. तो पहले इन दोनों को क्लियर करना है, इनको वहां लेके जाना पड़ेगा अपने को जब वो पढ़ेंगे तब. चलो पहले यहाँ बताओ बच्चों. यस, इधर से इधर आ रहे हैं, बोलो. प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, दैट इज द आंसर. यस, इधर से इधर आ रहे हैं, नंबर ऑफ CH2 बढ़ते जा रहे हैं. हेलो, बस सीधा चलो. आप तो प्लस आई इफेक्ट बोलो, इंक्रीज हो रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, दैट इज द आंसर. ऐसे चलते चलो. अब यहाँ आ जाओ, यहाँ कौन सा कंसेप्ट लगाओगे आप बताओ. हाँ, एस कैरेक्टर बोलो बेटा. अरे आपको मैंने कब कहा कि परसेंटेज ऑफ एस केवल कार्बन का देखना है? मैंने तो कहा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो EN बढ़ती है. तो नाइट्रोजन का भी देख सकते हैं. इस नाइट्रोजन का हाइब्रिड स्टेट बताओ क्या आ रहा है? sp2. अरे 1 लोन पेयर 2 सिग्मा यार, sp2. और इसका कितना आ रहा है? बोलो sp3. बात समझ में आ गया? इधर से इधर जा रहे हैं, EN कम हो रही है. EN कम होगी तो माइनस आई फैक्टर कम हो गया, इसका मतलब बोलो बोलो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गया. अरे इतना तो समझ में आ रहा होगा. अब एसिडिक नहीं है, बेसिक पे है, तो ये लो, ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हो गया. ऐसे चलना है. नाइट्रोजन का EN सर्च कर लिया ना. और कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये रेजोनेंस तो अंदर हो रहा है, ये थोड़ी रेजोनेंस में पार्ट फॉलो कर रहा है. आप अपना आप तो भी मानो रेजोनेंस जानते ही नहीं हो आप, अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? आपको रेजोनेंस हाइपरकंजन आता ही नहीं है. ठीक है, जब पढ़ेंगे तो ये प्रॉब्लम अपने आप आ जाएंगी वहां. ये लोकलाइज्ड होता है, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है. ये अंदर के अंदर ये टर्न करते हैं, ये रेजोनेंस करते हैं, ये नहीं करता है. ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है. रेजोनेंस का जैसे मैं इंट्रोडक्शन दूंगा वैसे ही उसी दिन क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अभी चलो, अभी आपको इनमें बेसिक स्ट्रेंथ निकाला था हमने. इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला sp2, इसका निकाला sp3. मोर EN, यस और नो? बस मोर EN बोलो, लेस बेसिक. ये बात खत्म हो गई. ये मोर बेसिक है, ये लेस बेसिक. आ जाओ, अब बताओ क्या करना है. यहाँ कौन सा फैक्टर लग गया? माइनस आई. अमोनिया मोर बेसिक देन क्लोरामाइन. चलो यहाँ आ जाओ, बोलो क्या करना है. यहाँ प्लस आई से अपने आप समझ में आ गया. अल्काइल अमाइंस मोर बेसिक देन अमोनिया. वाई अल्काइल अमाइंस मोर बेसिक देन अमोनिया? राइट नाउ आप इंटरव्यू में बैठे हो और इंटरव्यू में पूछा जा रहा है अल्काइल अमाइंस मोर बेसिक देन अमोनिया, एक्सप्लेन व्हाई. तो आप केवल बोलोगे ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ R. दैट इज नॉट अ कंप्लीट आंसर. आपको बोलना होगा ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट. लोन पेयर, यस. लोन पेयर, यस. इजी बोलो, इजी. अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन. अरे सिखाया है मैंने यार, प्रोटोनेशन वर्ड सिखाया है. तो लोन पेयर इजी अवेलेबल. आप बताओ प्लस आई इफेक्ट से और यहाँ अवेलेबिलिटी बढ़ रही है ना. बस इसकी कंपेयर में ये यहाँ भी अवेलेबल है, लेकिन इसकी कंपेयर में अवेलेबिलिटी बढ़ रही है. जबकि यहाँ क्या हो रही है?
कम हो रही है। अरे यार, यहाँ अवेलेबिलिटी क्या हो रही है, कम। किसकी? लोन पेयर की। किसके लिए? प्रोटोनेशन के लिए। प्रोटोनेशन कम हो रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम है। यहाँ प्रोटोनेशन जल्दी होगा, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। कंसेप्ट ब्रह्मास्त्र नंबर 7 पे पहुंच गए। कुछ समझ में आ रही है ये? अब चलो, अब ये मैंने कुछ रामायण लिखी है, इसको समझ लो। अ, यदि आर की वैल्यूज डिफरेंट हो, आर की वैल्यूज डिफरेंट हो तो ये क्वेश्चन बन गया। लेकिन आर ही बढ़ रहा हो, यानी कि एच हटा के आर लगा रहे हो, तो 1 डिग्री से 2 डिग्री एंड 2 डिग्री से 3 डिग्री में जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ आर, आर का इफेक्ट क्या है? प्लस आई इफेक्ट, रिलीजिंग इफेक्ट। रिलीजिंग इफेक्ट बढ़ने से क्या हो रहा है बेटा? बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अरे न्यूट्रल मत बैठो, न्यूट्रल मत बैठो, अलर्ट होके बैठो। आर, नंबर ऑफ आर बढ़ने से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यस और नो? तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो ये कंसेप्ट आई इफेक्ट का, इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर ये होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली लिक्विड और एक्वस सॉल्यूशन में ऑर्डर ये नहीं मिला। नहीं मिला। क्या मिला? 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। ये 3 डिग्री में लास्ट में क्यों आए? ये 3 डिग्री का अबनॉर्मल बिहेवियर होना क्या चाहिए सबसे पहले? तो ये लिखा है द बिहेवियर, अबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ 3 डिग्री माइन इज नॉट क्लियर। कोई आपको कह भी रहा ना कि ये ऐसे ऐसे करके आ गया, नॉट क्लियर। मैं आपसे कह रहा हूँ क्लियरिटी है ही नहीं। ये प्रैक्टिकल डेटाबेस है सीधा, इसको आप क्लियर नहीं कर सकते। मिथाइल तक क्लियर कर लोगे, इथाइल में फिर गड़बड़ जाएगा। इसका मतलब माइट बी, किस क्यों माना जा रहा है इसका हल्का सा फैक्टर? माइट बी ड्यू टू हिस्टेरिक इफेक्ट। क्या होता है हिस्टेरिक इफेक्ट? दैट इज क्लियर। ये मैं आपको क्लियर करता हूं, अपना दिमाग मत लगाओ। देखो हिस्टेरिक इफेक्ट क्या होता है समझना। ये नाइट्रोजन है, ये इस पर मैंने आर ग्रुप ले लिए। कोई भी चीज पढ़ो ढंग से पढ़ो, बात खत्म। ये देखो, ये एन, ये आर और ये आर, ठीक है बेटा। आर ग्रुप बल्कियर होता है तो पता होगा। ये लो, ये मैंने ऐसे लगा ले, ये लो। अब मैं आपको हिस्टेरिक इफेक्ट समझाता हूँ होता क्या है। एक फैमिली एटमॉस्फेयर समझते हैं। पिताजी की इच्छा है, वो बहुत बहुत सारा पैसा डोनेट करना चाहते हैं, ठीक है। वो, लेकिन वो खुद अर्निंग करने की कंडीशन में नहीं है। बच्चों से कह रहे हैं बेटा मेरे को तो दान धर्म करना है यार, तुम पैसे दो। बच्चे भी उनके बहुत आज्ञाकारी, वो खूब पैसा दे रहे हैं उनको, ठीक है पिताजी लो, खूब डोनेट करो। पिताजी खुश, मजा आ रहा है। लेकिन उन बच्चों ने क्या कर रखा है? ध्यान से सुन, दिमाग लगाना तेज, और उस कंडीशन को यहाँ ले आना, समझ में आ जाएगा हिस्टेरिक इफेक्ट होता है क्या है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो बच्चे थे, जो भाई थे आपस में, उन्होंने कहा पिताजी को भी नाराज नहीं करना और अपन को पैसा भी बचाना है, ये डोनेट भी नहीं करे। तो क्या करेंगे वो? पिताजी को तो खूब पैसा दे रहे हैं, ठीक है, खूब, आप खूब पिताजी आप बहुत बहुत ज्यादा करो, दान धर्म खूब करो, आपको करना है। लेकिन उन्होंने क्या किया? घर के चारों तरफ इस तरह सिक्योरिटी बना दी कि कोई आए नहीं लेने। पिताजी को पता ही नहीं है। पिताजी तो बेटे अपन को आए यार, आ ही नहीं रहा कोई, आ ही नहीं रहा। और भाइयों ने आपस में क्या बात कर ली? इनको नहीं बताना, खुश रहने दो, खूब पैसा इनके पास लाओ, इनको ही दो, अपने को पता कितना दे रहे हैं, ठीक है। और बाहर सिक्योरिटी ऐसी कर दो कोई आए नहीं लेने, जब ये निकलेंगे बांट लेंगे वापस। तो पिताजी भी दुखी नहीं, काम भी हो गया। बात को समझो, इसको लगाओ। क्या किया? आप मुझे बताओ, यहाँ लोन पेयर लेने कौन आएगा? प्रोटोन आएगा। तो ये प्रोटोन आ रहा है, ये प्रोटोन आ रहा है, लेकिन इसको जगह ही नहीं है। आप बताओ ये क्या हुआ? दैट हिस्टेरिक इफेक्ट। ये हिस्टेरिक हिंड्रेंस आ गया। बात समझ में आ रही है? ये हिस्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या हुआ बोलो? इस हिस्टेरिक इफेक्ट की वजह से, मुझे आप यूं समझाओ कि हिस्टेरिक इफेक्ट बढ़ गया ना? क्यों बढ़ा? क्यों बढ़ा? नहीं बेटा, ड्यू टू लिक्विड और एक्वस सॉल्यूशन। लिक्विड और एक्वस सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, इसलिए ऐसा हुआ। जैसे ही गैसियस सॉल्यूशन में आएंगे, गैसियस फेज में आएंगे, वैसे ही मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे, बेसिक स्ट्रेंथ एज इट इज चलेगी जो यहां लिखी है। इसका मतलब ये सीन कब चल रहा है? लिक्विड में और एक्वस सॉल्यूशन में। लिक्विड फेज का मतलब खुद की लिक्विड फेज कंपाउंड की। और यदि एक्वस सॉल्यूशन बना बाय डिफॉल्ट, आज के बाद ध्यान रखना है, बाय डिफॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन माना जाता है। कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, एक्वस सॉल्यूशन माना जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बात समझ में आ गई? यदि वो आपको गैसियस फेज में देगा तो लिख कर देगा गैसियस फेज, नहीं लिख कर दे रहा है आपको आंसर यही देने हैं जो अभी लिख रहे हैं अपन। बात समझ में आ गई? अब आप बताओ क्या हुआ स्टेरिक इफेक्ट बढ़ने से? बोलो। प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन बोलो कम हुआ, इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, ऐसा माना जा रहा है कि इसकी वजह से ऐसा थोड़ा सा इफेक्ट आता है। बात समझ? लेकिन इथाइल के केस में फिर गड़बड़ हो जाती है, 3 डिग्री मोर बेसिक हो जाता है 1 डिग्री से, क्या कर लोगे? इसका मतलब 2 ऑर्डर आपको याद करने हैं, इसमें कोई इफ और बट नहीं, और सीधा वो प्रैक्टिकल डेटाबेस जो एनसीईआरटी ने दिए वो आपको मैं लिख रहा हूं, उनको याद करना है, ठीक है।
एक तो आपको क्या करना है बेटा, आर की वैल्यू CH3 मानते हुए आपको वही 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री और लास्ट में अमोनिया ले सकते हो। अमोनिया को भी एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 4 ऑप्शन आते हैं इसलिए। यानी कि इस जगह होगा डाई मिथाइल अमाइन, इस जगह होगा बच्चों मिथाइल अमाइन, इस जगह होगा ट्राई मिथाइल अमाइन और यहाँ अमोनिया एज इट इज है। यानी कि ये मैंने इनको लिख भी दिया है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये लो। और इसके अलावा आर की वैल्यू यदि C2H5 है बच्चों तो ये फिर चेंज हो जाएगा। देखो अब स्टेरिक इफेक्ट भी काम नहीं कर रहा, यहां तक तो फिर भी कर गया, यहाँ फिर को वापस 3 डिग्री पहले आ जाएगा, 3 डिग्री, 1 डिग्री एंड लास्ट में अमोनिया। इसलिए आप अपना दिमाग मत लगाना, ये मैं लिख देता हूँ NCERT और ये प्रैक्टिकल डेटाबेस है, ये आपको याद करने, बात ही खत्म हो गई। ये 2 ऑर्डर आपको डायरेक्टली याद करने हैं। फिर सर इतना क्यों पढ़ा रहे हो, इसलिए कि गैसियस फेज के लिए एक नोट डालेंगे कि ये जो आई इफेक्ट है वो इससे जो आंसर आ रहा है वो गैसियस फेज में अप्लाई होगा। यहां बताओ 2 डिग्री के लिए क्या लिखेंगे बेटा, डाई इथाइल अमाइन, 3 डिग्री के लिए ट्राई इथाइल अमाइन, 1 डिग्री के लिए इथाइल अमाइन और ये अमोनिया। यस और नो, ये मैंने आपको इनका वो भी लिखा दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये लो, ये आपको याद रखना है और एक मैं नोट ऐड कर रहा हूं, उस नोट को ऐड कर लो। द कॉन्सेप्ट ऑफ, भाई 3 डिग्री में ट्राईमिथाइल तो आएगा, अरे सही तो लिखा है बेटा। 2 डिग्री में डाइमिथाइलमाइन, 1 डिग्री मिथाइलमाइन, 3 डिग्री में ट्राईमिथाइलमाइन, सही तो है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो यार, एक तरीका याद रखने का, बताऊं क्या, ये लो, ये 21-30 और ये 23-10, ये फालतू की पैटर्न हो गया है, ये बायोलॉजी की तरह सिस्टम हो गया। ये लो 21-30 और 23-10, जीरो का मतलब अमोनिया। नहीं समझ में आ रही क्या, बस ऐसे याद रख लो इसको। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेरिक इफेक्ट is not applicable in gaseous phase. Therefore, in gaseous phase, order of basic strength will be, आप समझ चुके हो, वही 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, दैट्स फाइनल। यानी कि गैसियस फेज में मॉलिक्यूल पास नहीं होंगे, दूर दूर होंगे, तो स्टेरिक इफेक्ट का कोई रोल ही नहीं है, वहां सीधा आई इफेक्ट से आपको आंसर देना है। यानी कि गैसियस फेज जब भी लिखा है बच्चों, आपको आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग आंसर देना है, ये है कहने का मतलब। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब बताओ कौन सा ब्रह्मास्त्र बचा, अरे दुष्टों डीएनपी, उसको भी क्लियर करना है, अभी काम ही खत्म हो जाएगा आपका। ये आई इफेक्ट के इंडिविजुअल क्वेश्चन करने लायक बन चुके हो बेटा, आराम से करो, बिल्कुल एकदम फियरलेस, मतलब दिमाग में किसी तरह का ये नहीं रहना चाहिए। टीचर का मेन रोल होता है सब्जेक्ट का डर बच्चे के अंदर नहीं होना चाहिए, बस आराम से करो। आई इफेक्ट का जो भी इंडिविजुअल क्वेश्चन आपको दिखे, चाहे मॉड्यूल में हो, चाहे आपको कभी लगे रेस, वैसे अभी मत करो, रेस थोड़ा यूनिट खत्म होने के बाद क्या करो, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे अभी आइसोमर्स है, आइसोमर्स की 5 नंबर रेस में टोटोमर्स के क्वेश्चन भी है, 2 क्वेश्चन, तो टोटोमर्स पढ़ेंगे तब होंगे, अभी ले आया बच्चा एक, अरे मैंने कहा पढ़ाने तो दे यार, थोड़ा तो अपना दिमाग भी लगाया करो कि टोटोमर के हैं, तो ऐसा नहीं, उसको बाद में करो, ठीक है। अभी आपको मेन फोकस क्लासरूम पे जाना है, प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन मिले वो करो, आपके पास कोई भी बुकलेट हो, कुछ भी हो ना बेटा, प्रीवियस ईयर की कोई भी आई इफेक्ट का क्वेश्चन हो इंडिविजुअल, वो आप करो, आप करने लायक बन चुके हो, निश्चिंत रहो, ठीक है। और डीएनपी से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, हाँ क्या से बेटा, नहीं लग रहा ना, ये मैंने क्या क्या याद करना है, कुछ भी नहीं लग रहा है इसमें, मैं बताऊं, द क्लियर एक्सप्लेन, मैंने कुछ लिखा है यहाँ, 3 डिग्री में ऐसा क्यों हो रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है, ना इंडक्टिव इफेक्ट से क्लियर है, ना सोल्वेशन इफेक्ट से, मैं सोल्वेशन इफेक्ट समझा दूंगा अभी, उससे भी क्लियर नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री लाके स्टार्ट कर देंगे अभी यहाँ पर, जब उससे भी क्लियर नहीं है, स्टेरिक इफेक्ट से भी पूरा क्लियर नहीं है, आपको रिजल्टेंट है, आपको याद रखना है, आप चाहो तो लिख दो प्रैक्टिकल डेटाबेस, बात खत्म, ये आपको याद रखना है। डिफरेंस है ना बेटा, देखिए 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री,
कौन सा बेटा? नहीं, ये डिफरेंस है ना, ये मिथाइल के केस में लगाना है, ये इथाइल के केस में लगाना है। बात को समझ रहे हैं? आपको ये 4 आ रहे हैं, मिथाइल वाला केस आ रहा है, ये 4 आ रहे हैं तो ये ऑर्डर लगेगा, और इथाइल वाला केस आ रहे हैं तो ये ऑर्डर लगेगा। फर्क है दोनों में। कौन सा? नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। देखो, प्रोपेन वाला नहीं आएगा। एनसीईआरटी जो प्रैक्टिकल डेटाबेस चीजें एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल डेटाबेस बच्चा कब तक याद करेगा, इसलिए एनसीईआरटी से ही आएगी, तभी कहते हैं टेक्स्ट बुकों से रटो, ये रीजन है। ऐसे तो टर्शियरी ब्यूटाइल के केस बैठो, टर्शियरी ब्यूटाइल के केस में पूरा उल्टा हो जाता है, अमोनिया मोर बेसिक हो जाती है। वो समझ रहे मेरी बात? तो इतना डेटाबेस याद थोड़ी करेगा बच्चा, इसलिए जो डेटाबेस क्वेश्चन आते हैं ना बिल्कुल प्रैक्टिकली, वो एनसीईआरटी से आएंगे। टर्शियरी ब्यूटाइल के केस में सारा उल्टा, क्यों? टर्शियरी ब्यूटाइल खुद क्या हो गया, अरे खुद का ही हिंड्रेंस हो गया जबरदस्त, तो उसके केस में अमोनिया मोर बेसिक हो जाती है तीनों से ही। अल्काइल अमाइन ही दूर हो गया, यहाँ क्या लिख रहे हैं अपन, अल्काइल अमाइंस मोर बेसिक देन अमोनिया। बट इन केस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल सारे ही बेक हो गए, अमोनिया मोर बेसिक होगी, क्या कर लोगे आप, इतना हिंड्रेंस है उसमें। तो इतना नहीं, अपने को सब डेटाबेस क्वेश्चन में से यदि कोई आया ना बेटा तो एनसीईआरटी से आया, ये ध्यान रखना। अब बताओ क्या करना है, डीएनपी सीखोगे क्या? डीएनपी से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। अरे रुको तो सही, रुको, लिखा क्यों? अपने यहाँ किसी टेस्ट में आ गया तो क्या करेंगे, इसे लिखा है। एक्चुअली अभी इसका आंसर भी आप ही के पास है। अभी इसको जब इसको सीखोगे ना बेटा, लगेंगे 3-4 मिनट, अभी सिखा दूंगा मैं, अभी उसके बाद भी 5 मिनट है, अभी टेंशन मत लो। अभी आप जब सीखोगे ना डीएनपी रूल को, तो आपको खुद को रियलाइज होगा कि ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बना दिया है, ये प्रैक्टिकल से मैच नहीं करे, आपको खुद को लगेगा। इसका मतलब डेटा, जो भी प्रैक्टिकल डेटाबेस क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं, ये नहीं आएगा। देखना, आपको लगेगा कि यार ये, हाँ ये एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट बना दिया, इसका इसका प्रैक्टिकल से कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। देखो, डीएनपी रूल को मैं अप्लाई कराता हूँ, डीएनपी रूल कहीं रिसर्च में लिखा हुआ नहीं है, ये मार्केट में बना लिया है। बात समझ रहे हो ना? टीचर्स ने जैसे क्वेश्चन आया, कहीं बच्चा ले आया, तो उन्होंने सेट कर लिया कि डिस्टेंस को प्रायोरिटी दे देंगे नंबर से, नंबर को प्रायोरिटी दे देंगे पावर से। उसको कैसे सोल्व करना है वो मैं बता देता हूँ। देखो, एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं और काम खत्म करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 COOH, यहाँ मैंने 2 Cl ले लिए और यहाँ मैंने एक F ले लिया, 1 2 3 एंड COOH। ध्यान से देखना, 5 कंपाउंड एडजस्ट करे, 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। चलो 1 2 3 4, ये लो, ठीक है। चलो अब बताओ, एक यहाँ F लगा दिया। ऐसा नहीं कि सर डिजाइन बड़ी छोटी नहीं देखनी अपने को, ठीक है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, डीएनपी रूल सीख रहे हो आप लोग? हेलो, ये एसिडिकेशन का क्वेश्चन बना दिया आपके लिए, ठीक। अरे क्या फर्क, इंडक्टिव फेट कंप्लीट हो गया भाई, एसिडिकेशन का क्वेश्चन बना दिया अलग से, ठीक है। अब आपको इस पर डीएनपी सीखना है। आप तो ये समझो क्या करना है, मैं आपसे कह रहा हूं इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, आप बताओ। यहाँ फ्लोरीन है, फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है, आप उलझ जाओगे। मैंने थोड़ी कहा कि माइनस आई जोड़ो, ऐसे सोचोगे तो आपको लगेगा फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है सर क्लोरीन से, तो फिर ये होना चाहिए। नहीं, आप मुझे बताओ इसमें डिस्टेंस दोनों की क्या है, आप बोलो डिस्टेंस सेम है, तो अब यहाँ प्रायोरिटी डिस्टेंस को नहीं देंगे। अब नंबर देखो, यहाँ 2 है ग्रुप, जबकि यहाँ 1 है, इसका मतलब नंबर को प्रायोरिटी देंगे। आ गया समझ में? तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग दैट इज मोर एसिडिक। अब चलते हैं, एक में ही आपको सब कुछ समझाते हैं ना, परेशान क्यों होते हैं। देखो, अब इसी के कंपेयर में अपन ने ये ले लिया, ये टाइम पास है। देखो, एक ये 2 Cl यहाँ ले लिए। अब बताओ क्या करना है। देखो, ये हो गया 1 2 3 और 4, ध्यान से देखो। अब इन दोनों में पूछ रहा हूं मैं आपसे, अब इन दोनों, ये नया क्वेश्चन मान लो ना। अरे आपको एक में ही सारा सेटअप कर रहे हैं, दिक्कत ही क्या है, 10 क्वेश्चन की सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप बताओ क्या करना है इन दोनों में। चलो अब बताओ, नंबर डिस्टेंस सेम है, बोलो डी तो क्या हो गई, सेम हो गई, पक्का। अब डी सेम हो गई तो अब क्या करना, डिस्टेंस नंबर एंड पावर, ठीक है। तो डिस्टेंस सेम होगी तो नंबर को प्रायोरिटी देंगे, सेम कर। एक 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 मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको यार, थोड़ा सा
बना दो सेम। ये Cl, ठीक है। अब देखो 1 2 3 एंड 4, यहाँ डिस्टेंस सेम है। एक मिनट रुको। डिस्टेंस सेम है तो अपने नंबर को प्रायोरिटी दे दी, ठीक है। अरे रुको बेटा, अब चलो, अब यहाँ डिस्टेंस डिफरेंट है, ठीक है। तो नंबर को प्रायोरिटी, पावर को प्रायोरिटी देंगे, फिर अपन डिस्टेंस नंबर एंड पावर गेम चलेगा ना बेटा इसमें। तो एफ और एफ हो गया, यानी कि 3 पर अपन चले तो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस को अपन सेम है तो प्रायोरिटी नंबर को गई, सही तो है। अब यहाँ अपन चल सकते हैं कि 1 एंड 2, तो 3 और ये हो गया अपना। तो डिस्टेंस, अब बताओ क्या करना है, ये 3 पर सही तो चल रहा है बेटा, ऐसे क्या कर रहे हो यार, घुमा रहे हो। अब आप बताओ, यहाँ डिस्टेंस अलग अलग है ना, ये 3 पर और ये 2 पर, तो अपन मोर एसिडी की है, डिस्टेंस को प्रायोरिटी मिलेगी। आगे समझ में? ये लो, सबसे पहले डिस्टेंस हो गया ना, यहाँ ये एक्चुअली इधर बनना था, उधर बनना था, पर कोई बात नहीं, आ गया समझ में। पहले इस क्वेश्चन को अलग मान लो ना, क्या दिक्कत आ रही है। तो डिस्टेंस दोनों की सेम है तो अपन ने नंबर को प्रायोरिटी दे दी। अब यहाँ अपन इसको मान रहे हैं, तो ये देखो 2 पर है, ये 3 पर है, तो इसका अपना डिस्टेंस ही आ गया ना, यहाँ 2 पर और ये 3 डिस्टेंस दूर हो गए, तो पहले डिस्टेंस को प्रायोरिटी दे दी, दैट इज द मोर एसिडिक। अब चलो एक और कर दूं ऐड, फिर उल्टा पुल्टा मत बोलना यार, दिक्कत हो जाएगी मेरे। देखो ये और ये NO2 चलेगा। अब बताओ क्या करना है, क्या करना है, इन दोनों में क्या करना है। अब अभी भी वही 1 2 3 एंड 4, अब अपन ने यहाँ भी वही देखा, यानी कि दैट इज मोर एसिडिक, क्योंकि अभी भी पावर से मतलब नहीं है, आपने क्या देख लिया, डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस को प्रायोरिटी मिल गई, ये सुनो। ये लो, अब इसमें एक और अपन ऐड कर दें, ये COOH और ये CN ऐड कर दिया। अब आप बताओ, ये भी कितने नंबर में, 1 2 3 एंड 4। अब इन दोनों में बताओ, इन दोनों में बताओ क्या हो गया, डिस्टेंस सेम हो गई पक्का, नंबर भी सेम हो गया। तो अब किसको प्रायोरिटी दे देंगे, पावर को प्रायोरिटी दे देंगे। और पावर किसकी ज्यादा है, -I पावर ऑफ यस NO2 इज ग्रेटर देन CN। आ गया समझ में, इसका मतलब दैट इज मोर एसिडिक। काम खत्म हो गया, बस समझ गए, DNP रूल हो गया। अब कैसे भी लगा, इस DNP रूल को आप बेसिक स्ट्रेंथ पे भी लगा सकते हो। आप COOH की जगह NH2 ले लो, बेसिक स्ट्रेंथ आ जाएगी। बात समझ लो, इसको आप इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर भी लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूं, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों? ये केवल कंसेप्ट बना दिया, इसका प्रैक्टिकल डेटाबेस से कोई लॉजिक नहीं। बात समझ, क्वेश्चन भी वही आएंगे जो या तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से प्रैक्टिकल को समझाया जा सके, या नहीं तो सीधा NCERT देती कि ये आपका डेटाबेस है। इनका कोई लॉजिक नहीं है। और समझ लो, जैसे कुछ बच्चों को और दिक्कत आ रही है, एक बार और रिपीट करते हैं। आप ये मानो बेटा, ये 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका पहला, इसमें सर्च करो। सबसे पहले आपको देखो यार, 2 नंबर कार्बन पर ही यहाँ एक F है और यहाँ 2 Cl है, दोनों का डिस्टेंस सेम है तो नंबर को प्रायोरिटी देंगे। हमने देखा है 2 ग्रुप लगे हुए, जबकि यहाँ एक ही माना जाएगा, इसका मतलब मोर एसिडिक ये हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, अब इन दोनों को मानो, आप ये यूं क्वेश्चन बना लो। अब ये दोनों क्वेश्चन है, मैंने एक में इसलिए समझाया ताकि आपको पूरा समझ में आए, अलग अलग बनाते कोई ना कोई चीज रह जाती बीच में। अब इन दोनों को देखो, यहाँ 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर पे डिस्टेंस को प्रायोरिटी मिल गई, मोर एसिडिक, ठीक है। फिर आ जाओ, इन दोनों पर आ जाओ, यहाँ साफ समझ में आ गया, ये 3 पर है, ये 4 पर है। भले ही NO2 विड्रॉइंग पावर ज्यादा रखता है, यस और नो, लेकिन अपने देखा है 4 पर है, जबकि ये कहाँ है, 3 पर। इसका मतलब यहाँ भी डिस्टेंस को ही प्रायोरिटी दे दी। आ गया समझ में? और इन दोनों के केस में क्या हो गया, ये भी 4 पर, ये भी 4 पर है, यस और नो, दोनों एक एक नंबर है, क्लियर। तो डिस्टेंस भी सेम है, नंबर भी सेम है, तो फिर पावर को प्रायोरिटी देंगे। और हम जानते हैं कि -I का जो विड्रॉइंग पावर जो NO2 की, इसमें क्या सब में ज्यादा होती है, रेजोनेंस में भी ज्यादा होती है NO2 की, तो विड्रॉइंग पावर NO2 ग्रुप की साइनाइड से ज्यादा है। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। हाथ दुख गया आज तो, क्लियर। अब है ना, नेक्स्ट लेक्चर में ना बेटा, यहां तक का पैक करके कि क्लियर, और फ्री होके बैठना, क्योंकि अब जो नेक्स्ट लेक्चर में कनेक्ट होगा ना, वो कम से कम 7-8 लेक्चर लंबा चलेगा। रेजोनेंस इफेक्ट जोड़ेंगे उसमें, रेजोनेंस बहुत लंबा चलेगा। और उन बीच में क्या आता जाएगा, जरूरत पड़ेगी जब आ जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये आप पैक करके रखो कि ये पढ़ा दिया। इंडक्टिव इफेक्ट के इंडिविजुअल क्वेश्चन जो भी है मेडिकल एग्जाम्स में जो आए हैं बेटा, आप सब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो ओके बेटा।
ओके बच्चों। ये कई बार तो ऐसा लगता है कि यार बच्चे वास्तव में अच्छा लिखते हैं, बहुत शानदार शानदार लिख रहे हैं भाई, खटाखट खटाखट जाना। When you teach, organic chemistry becomes so easy. Oh nice sir. सर सब तो सेलिब्रिटी के फैन होते हैं, लेकिन हम आपके फैन हो गए, देखो बच्चे। चलो ओके बेटा, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। टाइसम